करिए, अनुच्छेद 14 समता का अधिकार ठीक हो गया था ना। कहाँ तक नोट करवाए थे कुछ लास्ट लाइन? इन दोनों वाक्यों के उचित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित समानता के स्थापना करते हैं। प्रोफेसर डार्सी का सुझाव, प्रोफेसर डार्सी के अनुसार वही दोनों विधि का शासन बता दिए थे और विधियों की समझ समता, समता विधि का शासन और समान संरक्षण ना, दोनों हो गया था ना। देखिए समता के कुछ अपवाद भी हैं इसमें, कल बताया था ना। जैसे इस समानता के नियम का कुछ अपवाद बताया था कि राष्ट्रपति का, जैसे बताया था कि राष्ट्रपति कोई डिसीजन लेता है किसी मंत्रालय से संबंधित या किसी को दंड देने संबंधी, उसको किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जाती। राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, इनको किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। अपवाद नोट करवा देंगे। अरे एक एक लाइन में इसका अपवाद नोट कर लीजिए। समता का कल बताए थे ना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ मामलों में, जैसे वो मंत्रिमंडल को जो सलाह देते हैं या और कोई नियम बनाते हैं, तो उसको किसी आधार पे चुनौती नहीं दी जा सके कोर्ट में कि और इनके पे ऊपर दांडिक कार्रवाई हो या का ये समता के अपवाद, समानता के नियम के। समता के नियम के अपवाद पहला लिखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल दोनों को है, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के लिए, अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्यकाल के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। ये जवाब किसी कार्य के लिए जवाबदेह नहीं होंगे, दे नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो कोई विधायी कार्य करते हैं तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, वो इस नियम में, समता के नियम में नहीं आएंगे। जैसे दीदी समता का नियम क्या है? सबको सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, वो इससे परे हैं। उनके वो ऐसा कोई कार्य करेंगे जैसे हत्या करते हैं और कोई काम करते हैं, वो उस अपराध का चलेगा मुकदमा, लेकिन सरकार के उसमें करेंगे, चलाने में सरकार के कोई राय देते हैं, मंत्रिमंडल को किसी चीज़ पर साइन करते हैं, तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला नोट करिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान, उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य को किसी न्यायालय में, किए गए कार्य को किसी न्यायालय में दांडिक कार्रवाई, दांडिक कार्रवाई किए गए कार्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में दांडिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जाएगी। जैसे पहले में क्या था कि उनमें उनकी किसी कार्य के लिए जवाबदेही नहीं, या दूसरा दांडिक कार्रवाई, जैसे सिविल और दांडिक होता है ना, तो उसको उनको दांडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तीसरा इसमें नोट करिए,
राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान या कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी या कारावास के लिए गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। देखिए कल बताए थे हम ना कि विधि के समक्ष समता सभी समान है, लेकिन ठीक है तो कुछ अपवाद है। ये सब क्या है? विधि के समक्ष जो समता है, इक्वलिटी फॉर लॉ, उसके अपवाद हैं। ये अपवाद राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, कुछ मामलों में राजदूत को मिलते हैं। एक और नोट कर लीजिए। देखिए एक संसद का विशेषाधिकार होता है, तो जो कार्रवाई संसद में की जाती है उस समय कुछ शब्द बोले जाते हैं जो सदस्यों के बीच, उस पर भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर वो किसी मामले में, न्यायिक मामले में होता है तो कार्रवाई हो जाती है कि कोई बात न्यायिक मामला है, उसी से संबंधित टीका टिप्पणी, तब कार्रवाई की जा सकती है। और उस समय जो कार्रवाई होती है अपने संसदीय भाषा की जो होता है ना, बीच में देखेंगे आप लोग कभी कभी बहुत उग्र हो जाते हैं संसद के सदस्य हो या विधानमंडल के, उसके भी समझ कोई कार्रवाई बाहर नहीं की जा सकती और न उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। वो संसद का विशेषाधिकार होता है, अनुच्छेद 105 में उसका है प्रावधान। इन मामलों में भी ऐसा है, तो इसको नोट कर लीजिए साथ में। क्या बोल रहे हैं सर? देखो लोकतंत्र के लिए खतरा है ना, अगर देखा जाए खतरा है तो दूसरी चीज़ आप नोट करिए। क्योंकि सर संसद के नियंत्रण से कोई खतरा नहीं है लोकतंत्र के लिए, उसको बनाया गया है और जो असंसदीय चीज़ होती है उसको न्यायालय की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। वो इसीलिए बनाया गया है कि उसमें स्वस्थ बहस हो सके। अगर पूरा विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा तो वहाँ पे भी रोक हो, तो जो संसद किसी भी विधानमंडल के सदस्य अपनी बात पूरी रख नहीं पाएंगे। वो लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। और जो ऐसी चीज़ें होती हैं आप लोग देखते होंगे, उसको संसदीय भाषा कहा जाता है। कोई जो शब्द यूज नहीं करना चाहिए वहाँ का, उसको संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। देखते हैं कभी बात होती है तो स्पीकर जो भी होते हैं वो बताते हैं कि इसको हम हटवा दे रहे हैं। अगर सत्ता पक्ष है, विपक्ष को कुछ ऐसा बोल दिया, विपक्ष के हैं सत्ता पक्ष को कुछ ऐसा बोल दिए, तो जो पक्ष आहत होता है उससे वो आश्वासन देते हैं। अभी आप कार्रवाई देखा करिए, उसको आप लोग देखेंगे तब ना। अगला नोट करिए, कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य के, ये सबके लिए, संसद और राज्य विधानमंडल के लिए, सबके लिए, राज्य विधानसभा के दोनों सदनों, संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों की कार्रवाई क्या होता है बताना है आप लोग, पूछ रहे हैं? अच्छा हाँ, तो सुनिए आप लोग, एक चीज़ रिपीट करता हूँ, दो बार सुनती नहीं ध्यान से ना, सुनिए। देखिए, संसद या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों, संसद या विधानसभा, राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्रवाई, किसी एक की सत्य कार्रवाई मतलब सच्चाई, मतलब सत्य कार्रवाई
जैसे वहाँ कोई बात की जाए, सत्य कार्रवाई से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन करता है, उस पर किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जैसे जितनी चीज दिखाई गई है, नोट कर लीजिए, बताते हैं, उस पर किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। जैसे संसद में जितनी चीजें दिखाई गई हैं, अगर वो कोई भी व्यक्ति उसका प्रकाशन करता है या चैनल के माध्यम से दिखाता है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर कुछ होता है, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, जैसे रिकॉर्ड हो जाता है, बाद में कहा जाता है कि इन चीज़ों को हटा दिया जाए, वो हटाई हुई चीज़ अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला रिकॉर्ड कर लेता है, बाद में चलाएगा, तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जो वहाँ से रिलीज होती है सूचना प्रसारण मंत्रालय से, उन चीज़ों पर अगर कोई दिखाता है, कोई गलत चीज़ भी है, अगर सत्य है, तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। अब देखिए, और इसमें है दो बात, विदेशी संप्रभु या शासक, राजदूत बताए थे ना कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजदूत, इसी में आ जाएंगे विदेशी संप्रभु। विदेशी शासक लिख लीजिए सीधे, विदेशी शासक, राजदूत, कूटनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक, राजदूत के बाद कूटनीतिक डिप्लोमेसी होती है ना, जो राजदूत अभी बताए थे, लेकिन कोई पूछ रहा था कि हर देशों में दूतावास बोलते हैं, तो उससे जो राजनीतिक कार्रवाई या कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है, उसको कहा जाता है कूटनीतिक डिप्लोमेसी। कूटनीतिक व्यक्ति पर दीवानी और फौजदारी मुकदमे से मुक्त होंगे, या उन पर दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा। जैसे हर देश में एक दूतावास होता है, हर देश का दूसरे देश में दूतावास होता है, और उसमें राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। जैसे भारत का दूतावास पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान भारत के राजदूत पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, अन्ना भारत उनके राजदूत पे यहाँ पे इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। अपने कानून के हिसाब से कार्रवाई नहीं करेगा। कोई कार्रवाई अगर उस तरह होगी तो वो किससे होगी? अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसके थ्रू होगी। ये नहीं कि उन पर सिविल मुकदमा कर दिया जाए कोई, या आपराधिक मुकदमा कर दिया जाए। जैसे आप लोगों को बताया था ना कि उसमें उस क्षेत्र में भी कोई व्यक्ति पहुंच जाता है अपराधी भी, तो वो बच जाता है, जब तक गवर्नमेंट वो नहीं करेगी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरफ से या संयुक्त राष्ट्र की तरफ से इनको बाहर निकाला जाए, तभी निकाला जाएगा। ये जूलियन असांजे को बताया था। जूलियन असांजे विकिलीक्स नामक एक समाचार चैनल टाइप था, उससे उसने कई खुलासे कर रहा था, तो उसको इंग्लैंड में पकड़ लिया गया। लेकिन वो कहाँ पे शरण ले लिया, वो दूतावास में चला गया। तो उसके लिए पूरा इंग्लैंड को मुकदमा लड़ना पड़ा, तब जाके अभी कार्रवाई होती है, फिर उसको भेज दिया जाता है। अगर उस परिधि में आप चले गए तो कोई देश कानून, उस देश का कानून आप पे लागू नहीं होगा। उस पर कौन सा कानून लागू होगा? अंतर्राष्ट्रीय कानून। जो भी नियम है अंतर्राष्ट्रीय कानून में बहुत से कानून हैं, शरणार्थियों के लिए अलग हैं और एक दूसरे राजनीतिक व्यक्तियों के लिए अलग हैं। जैसे यहाँ के लोग जाते हैं, भाग जाते हैं, जैसे यहाँ से कई बिजनेसमैन भाग गए हैं ना, गवर्नमेंट चाहती है उनको पकड़ के ले जाती है, लेकिन जहाँ समझौता हुआ उन्हीं को ला सकती है, तो वहाँ दूसरा नियम लग जाता है। इसी तरह
जैसे उदाहरण दिया था आप लोगों को मैं अबू सलेम का, वो पुर्तगाल में पकड़ा गया था, तो पुर्तगाल के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि हुई थी। प्रत्यर्पण संधि क्या होती है कि आप हमारे देश का जो अपराधी रहेगा आपके देश में भागेगा तब हमको लौटा देंगे, आपका जो रहेगा उसको हम लौटा देंगे। तो उसको पुर्तगाल में पकड़ा गया तो इंडिया को सौंप दिया गया है। जिन देशों से नहीं है, देखिए अभी यहाँ पे विजय माल्या वाले बहुत पैसा लेके भागे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ से कागजी कार्रवाई होती है, जब उसके दायरे में आ जाएंगे, सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो आ जाएंगे। अगला इसमें नोट करिए, संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी एजेंसियों, जो उसकी एजेंसी का मतलब जो उसके कई भाग हैं ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के जैसे संयुक्त महासभा है, सुरक्षा काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, इनकी बात हो रही है। एजेंसियों को भी कूटनीतिक उन्मुक्ति प्राप्त है। उन्मुक्ति का मतलब छूट होता है, उन्मुक्ति शब्द जो होता है छूट से है, उन्मुक्ति प्राप्त। ये 14 समाप्त हो गया। ठीक, 14 में क्या था कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद थे, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उनके समय जो कार्यकाल में था, राजदूत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो एक दूसरे देशों में कार्यालय हैं उनके कर्मचारियों पे। देखिए कल इसमें एक चीज और बताता हूँ कि इसका अगर आ जाए कि अनुच्छेद 14 का मुख्य तत्व क्या है, नैसर्गिक न्याय बताया था, प्राकृतिक न्याय। इसमें क्या है, पहला इसमें एक है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो। ये समय कि आपको मौका दिया जाए कि आप पे कार्रवाई हो, तो आपको मौका दिया जाए कि आप अपनी बात रखें। नैसर्गिक न्याय, इसको मनमानेपन के विरुद्ध नियम भी कहा जाता है कि मनमाना नहीं कर सकते। जैसे किसी को हम कल क्लास से जाइए, हो सकता है कि उसकी गलती न हो, कोई प्रॉब्लम हो, और उससे पूछ लें तो बता दें कि हमको ये दिक्कत थी इसलिए हम ये प्रॉब्लम, इसलिए उसको मौका मिलना चाहिए। इसको नोट करना, उत्तर लीजिए इसी में एक लाइन बस। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ही निहित है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, नैसर्गिक या प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय जैसे इसको जानिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है या 14 के अंतर्गत ही निहित है। हो गया। अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है? इसमें कुछ ग्राउंड दिए गए हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। या पेन एक दीजिए।
या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, इन आधारों पर यह विभेद करने से रोकता है। अनुच्छेद 15। तब इसमें कई पॉइंट हैं, 1 2 3, फिर इसके अपवाद भी है। इसके बाद जैसे यहाँ पे है कि विभेद करने से रोकता है, लेकिन आगे हम खुद बताएंगे जो इसके अपवाद है। जो 16 तो पूरा इसका अपवाद है, 15 में भी इसके अपवाद दिए गए। जैसे 15 दिन में क्या है, महिलाओं के लिए अगर कोई राज्य चाहेगा उनके लिए अलग से कानून बना सकता है, अलग से कोई योजना चला सकता है लाभ के लिए। तो विभेद हो गया ना, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अपवाद में। तब इसको सुनिए। पहला है 15(1), राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पे कोई विभेद नहीं करेगा। मतलब कोई भेदभाव नहीं करेगा। इनमें से किसी एक आधार पे या किसी दो के मतलब हो गया, केवल हो गया कि किसी भी आधार पे नहीं किया जा सकता। अब 15(2) देखिए, इसमें सब चीज़ें समझ में आ रही है ना कि धर्म क्या है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मूल वंश, जैसे एक जो वंश होता है खानदान टाइप, उसके आधार पे। फिर जाति, लिंग, जन्म स्थान, जैसे जन्म स्थान के आधार पर भी भेद होता है भारत में, लेकिन अलग अलग राज्यों में है, वो उसका दूसरी चीज़ है। लेकिन एक व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं है कि वो पूरे भारत में उत्कृत हो, उसका अलग अलग है। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि जन्म स्थान के आधार पर होता है, यूपी के लोगों को यहाँ स्पेशल व्यवस्था दी जाती है, तो वो अपवाद में आ जाएगा। इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब दूसरा देखिए 15(2), कोई नागरिक केवल धर्म, कोई सेम चीज है, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर। अब क, इसका में क ख करके दिया गया, सुनिए। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के साधनों में प्रवेश के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व निबंधन, मतलब इसमें इन आधार पे भेद नहीं किया जाएगा जो मैं बोला हूँ। जैसे होटल भोजनालय में भी जो उपयुक्त आधार बताया था, जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पे भेद नहीं किया जाएगा। कोई होटल है तो वो नहीं कहेगा कि आप इस धर्म के हैं तो हम आपको खाना नहीं खिलाएंगे, या आप इस जाति के हैं तो हम खाना नहीं देंगे, या किसी दूसरे स्टेट के आए हैं, उसके आधार पे भेद नहीं कर सकता है। अगर वो भेद करेगा तो मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। अब इसी में ख है दूसरा, पूर्णतः या भागतः। पूर्णतः का मतलब पूर्ण रूप से, भागतः जो शब्द यूज किया गया है अधिक मतलब अल्पकाल के लिए। पूर्णतः पूरा और भागतः मतलब थोड़ा। राज्य निधि से पोषित साधारण जनता के लिए प्रयोग में समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों का उपयोग करने से भी नहीं रोका जाएगा। मतलब ये हुआ कि या तो राज्य किसी चीज़ को, कोई कुआं है, सड़क है, तो वह पूर्ण रूप से गवर्नमेंट द्वारा बनी है, या तो गवर्नमेंट थोड़ी सी भी उसमें सहायता किया है। भागता शब्द जो यूज किया गया है वो इसीलिए थोड़ा सा भी उसमें गवर्नमेंट अपना वो लगाई है, 10% 20% भी धन, उस पर आप इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं चलने, ये नहीं रोक सकते कि सड़क पर आप नहीं जा सकते। इसमें क्या क्या है, समझ, कुआं है, सार्वजनिक कुआं जैसे हो गया। गांव में पहले देखेंगे कुएं रहते थे, वो सार्वजनिक ही रहते थे, 4 5 10 घर उसी कुएं से पानी लेते थे। फिर कुछ दूरी पे दूसरा कुआं होता था। तालाब, हर गांव में जो तालाब होते हैं लगभग देखेंगे वो सरकारी ही होते हैं, उसको पट्टे पे भले किसी को दे दिया जाता है, लेकिन वो गवर्नमेंट के होते हैं। स्नान घाट, उन्हीं में जो स्नान घाट जहाँ स्नान किया जाता है, जैसे नदी है तो नदी पर भी आप उन आधारों पे नहीं रोक सकते किसी व्यक्ति को, तुम यहाँ स्नान मत करो, हम करेंगे।
और किन आधारों पर? धर्म, जाति, वंश, लिंग, इनके आधार पर नहीं रोक सकते। हाँ, वो तो हो गया। सड़कों, सार्वजनिक स्थानों पर चलने को लेके भी नहीं रोक सकते। ये हो गया 15 का 2। इन आधारों पर भी हम भेदभाव नहीं कर सकते। अब देखिए तीसरा जो एक तरह से इसका अपवाद है। सुनिए, अभी बता रहा था, इस अनुच्छेद की कोई बात, क्या बात है, आप लोग बात करने लगते हैं। इस अनुच्छेद की कोई बात, एक तो इतना ही कठिन टॉपिक है, आपको भले आसान लग रहा है, अपने से जब पढ़ेंगे बेरे तब समझ में आएगा। अगर पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो आसान लगेगा कि हवा में चली जा रही, बैठे हैं क्लास में, तब तो आसान है। अगर वास्तव में इसको समझना चाहेंगे तो बहुत कठिन है। ऊपर से पढ़ते आएंगे तो 2 लाइन फिर भूल जाती है, फिर ऊपर वाला कहाँ जाता है, उसको देखना पड़ता है। इसलिए कर रहे हैं कि शांत होकर उसको देख सुनिए। 15(3) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसका अर्थ हुआ कि 15(3) के अनुसार राज्य को या देश को कोई बात या कोई चीज़ ऐसी जो स्त्री और बच्चों के लिए, उनके लिए कल्याण के लिए कोई कानून बनाना चाहती है, कोई योजना लाना चाहती है, तो उसको रोकेगी नहीं। वो योजना वो बना सकती है। तो स्त्रियों को जो आरक्षण दिया गया है और सुविधाएं दी जाती है, वो किस आधार पर दी जाती है? 15(3) के आधार पर ही दी जाती है सब, स्त्री और बालकों को। अनुच्छेद 15(3) इसी के आधार पे, अनुच्छेद 15(3) के आधार पे इसमें सीधे कहा गया है कि राज्य अगर इनके कल्याण के लिए, इनके लाभ के लिए कोई योजना बनाना चाहता है, कोई स्कीम लाना चाहता है, तो रोका उसको नहीं जाएगा, वो बना सकता है। अब इसमें देखिए चौथा 15(4) देखिए, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद, वैसे देखिए ना, भूलिए मत, 29 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 से कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए, इसको ध्यान से सुनिए, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों के उन्नति या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य अगर सामाजिक रूप से पिछड़े और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों, इनके कल्याण के लिए और इनके शिक्षा के लिए कोई कानून बनाना चाहती है, तो उसको रोका नहीं जाएगा। इसी के आधार पे आरक्षण हुआ है। 15(4) का ये है मूल चीज जो है, आरक्षण कॉन्सेप्ट एक 15(4) है। वो जाके 16(4) में भले औसत की समानता हो, एकदम नौकरी की बात करने लगता है, लेकिन मूल चीज कहाँ से निकला है? 15(4) से। 15(4) से अब इसमें देखिए 15(5), इसमें आगे और विस्तृत हम बताएंगे इसका जो होगा। एक बार हम वैसे बता रहे हैं बेरे के भाषा। 15(5) देखिए, इसमें शैक्षिक संस्थाओं के लिए प्रावधान किया गया है। सुनिए, इस अनुच्छेद की कोई बात 19(1), इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 19(1) के उपखंड 6 है ना, 6 की बात की गई। राज्य के नागरिकों को किसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए उनके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट संस्थाएं हैं, चाहे वह राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हैं या बिना सहायता के,
अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं से भिन्न विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। अब इसका मतलब 1060 में इसका हम बता रहे हैं कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 19(6) के अंतर्गत राज्य अगर कोई शैक्षिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति है उनके उन्नति के लिए शैक्षणिक उपबंध शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश लेने वाला शैक्षणिक रूप से, जो पहले क्या था सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी का आरक्षण नहीं था, तो 15(5) के तहत ही 93वां संविधान संशोधन 93 क्या है, इसी के तहत इसको शामिल किया गया कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा व्यवस्था में मतलब उनको मुख्यधारा में लाने के लिए उपबंध किया जा सकता है। अगर वो उपबंध ऐसा करेंगे तो उनको गवर्नमेंट न्यायालय रोक नहीं लगाएगा। तो ये मामला भी चला गया था कोर्ट, लेकिन कोर्ट में 2008 में ये डिसाइड हुआ कि शैक्षणिक संस्थाओं में उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो उसका मूल क्या है, यही 15(5) ही है। और 6 में 15(6) अभी इसको कब जोड़ा गया था, 2019 में। इसमें किस आधार पर इसको जोड़ा गया था, आर्थिक आधार पर। इसको सुन लीजिए, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 में वर्णित वर्गों से भिन्न नागरिकों को आर्थिक रूप से कमजोर भाग के पक्ष में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी के पदों का अधिकतम 10% के अधीन नियुक्तियां या पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध बनाने से रोकेगा नहीं। तो 15(6) अनुच्छेद 15(6) इससे 103वें संविधान द्वारा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े जिसको ईडब्ल्यूएस कहते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इस वर्ग के लिए ये प्रावधान किया गया कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इनके लिए इनके उत्थान के लिए शैक्षणिक उसके व्यवस्था के लिए कोई नियम बना सकती है, इसको रोका नहीं जाएगा। इसी के थ्रू ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया गया। और अधिकतम कितना, 10%। और ये जो 10% है, पहले से जो आरक्षण था 50% उसके अतिरिक्त है, वो तो रहेगा, उसको नहीं छेड़ा गया है, उसके अतिरिक्त है 10%। इसमें स्पष्ट लिखा गया है, 6 पढ़ेंगे आप 15(6), इसमें एकदम स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त और प्रत्येक श्रेणी के पदों का अधिकतम 10% के अधीन होगा। मतलब जितना पद रहेगा, मान लीजिए अधिकतम पद किसी विभाग में 100 है, तो वहां पद भी बढ़ाए जाएंगे, 10% इसका बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए किया गया कि जैसे जो जनरल कास्ट की है, जनरल जो होती है अनारक्षित, उस पर कोई प्रभाव न पड़े। अनारक्षित क्या होती है, रिजर्व, इसमें सभी लोग जा सकते हैं, वो ओपन होती है। और इस आधार पर कब हो गया, 50% प्लस 60% आरक्षण हो गया। तो जनरल ये कितनी बची, 40% की सीटें बची, इसीलिए इसको बढ़ा दिया गया। सीटें कम नहीं की गई, ये नहीं कि जो सीटें थी उसी से। हर विभागों में 10% ये हुआ कि सीटें बढ़ाई जाएंगी। कुछ जगह बढ़ा दी गई है, कुछ जगह नहीं बढ़ा रही, उसी में से आ रही हैं, लेकिन बढ़ाई जाएगी। ऐसे ही जब 2008 में शैक्षिक संस्थाओं में ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था 27%,
तो उसने प्रावधान किया क्या 54% सीटें बढ़ाई जाएंगी। जैसे मान लीजिए कहीं 100 सीट 100 है सीट, तो इसका 54% बढ़ा दिया जाएगा कि मतलब जो पहले से सीट है उन पर कोई प्रभाव न पड़े, उनमें कोई प्रभाव न पड़े। ये इसलिए किया जाता है कि जो नॉन रिजर्व क्लास है उस पर कोई प्रभाव न पड़े, उसके लिए भी सीटें बढ़ गई। जैसे 54% बढ़ाई गई, रिजर्वेशन कितना मिला है 27%, लेकिन सीट बढ़ी 54%, तो उसकी सीट भी बढ़ी उसी अनुपात में। ये देखिए बहुत टिपिकल होता है पॉइंट, अब बड़ा विवादित भी होता है। जैसे आप लोग सुन रहे हैं, कई लोग मन में बहुत से क्वेश्चन होंगे, ये है गलत है सही है, होगा ना, इसीलिए करें इसको बहुत ध्यान से करिए। और किसी बुक में पढ़ें, कोई बुक बहुत क्लियर नहीं वो मिलेगी कि जो करे, अगर वो बुक क्लियर करती बहुत तो इस पर कोर्ट केस ही नहीं होता। इसी मामले में देखते हैं, अभी इस पे भी तो चुनौती दी गई थी ना EWS आरक्षण को, तो अभी इसको केंद्र ने इसको प्रोटेक्ट किया, केंद्र सरकार ही दी है, तो इसको उच्चतम न्यायालय की जो संविधान पीठ थी इसको वैध मानी। अभी भी इस पे कई रिट याचिकाएं हैं, लेकिन अभी ये क्या है, अभी वैध चल रहा है। अब हो गया ये छठा, ये 15 समाप्त हो गया। अब इसमें देख इसमें कुछ नोट करा दे रहे हैं, तो हम पूरा बेरेक्ट आपको बताए हैं कि सेम चीज ऐसे 16 में चलती जाएगी। यहाँ शैक्षणिक रूप से की गई है, वहाँ सीधे नौकरियों की बात की गई है। और 15-16 में बहुत अंतर नहीं है। जैसे 16 क्या है, 16 आप पढ़ेंगे पहला लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। इसमें कहा गया है कि अवसर की समता होगी, सबको अवसर समान अवसर मिलेगा। और इसमें आगे 16 जो है थोड़ा इससे और टफ है। जो 16 है देखिए, इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है, 15(6) की बात कर रहे हैं। इस अनुच्छेद में आर्थिक रूप से कमजोर भाग जो ऐसा समय समय पर परिवार की आय और आर्थिक रूप से क्षतिकारी अन्य संकेतकों के आधार पर अधिसूचित किया जाएगा। जैसे किसी परिवार की आय बढ़ गई, इसका कितना है इस समय EWS का 8 लाख है, 8 लाख से आय अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें और से बहुत संकेतक हैं। इस शहर में आपका 1000 वर्ग गज से मकान अधिक नहीं होना चाहिए, आपका टाउन एरिया में इतने वर्ग गज से अधिक प्लाट नहीं होना चाहिए, कई चीज़ है इसमें। वो समय समय पर उसको दिया है कि वो बदलता वो रहेगा। जैसे OBC का जब आरक्षण मिला तो इसमें एक है क्रीमी लेयर, उसमें भी समय समय के हिसाब से बदलाव होता जाएगा। जैसे जैसे आय बढ़ेगी उसमें भी उसको बढ़ाया घटाता जाएगा, घटेगा नहीं, वो बढ़ता ही रहेगा। जैसे अभी 8 लाख है, हो सकता है कि अभी बहुत महंगाई बढ़ जाए तो ये होगा कि 8 लाख तो सभी लोग लगभग पा जा रहे हैं, तो उसको 10 लाख कर दिया जाए। क्यों? उसका दायरा बढ़ाने के लिए उसका जो समय इनकम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अभी कर दिया जाए कि 5 लाख जिनकी आय वार्षिक वो भी पाएंगे, तो इसमें बहुत अधिक लोग आ जाएंगे ना। अगर 8 लाख है कम आ रहे हैं और महंगाई बढ़ेगी और इसको बढ़ाया जा सकता है, 10 लाख कर दिया जाए, 12 लाख कर दिया जाए, क्योंकि इसके प्रस्तुत में यह प्रावधान किया गया है। इसमें नोट कर लीजिए,
पहला लाइन को नोट कर लिए आप लोग ना कि किन के आधार पे तो इसी का 6 वाला नोट करा दे कि रहने दे इसको, वही लिखना पड़ेगा हल्का, इसको रहने दे रहे हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए तब, थोड़ा सा हम और 60 में इसको कर दे रहे हैं। फिर एक चीज आप लोगों को हम क्रीमी लेयर बता देते हैं पूरा, क्या क्रीमी लेयर है, कब आया हो, और क्रीमी लेयर का सिद्धांत किस बात में आया था? इंदिरा साहनी के। उसको पढ़े बिना जो ओबीसी का अक्षर है उसके बिना वो पूरा ही नहीं होगा। इंदिरा साहनी केस के उसी में एकदम लीडिंग केस है, उसने निर्धारित कर दिया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी फिर कर दिया गया 10% जब बढ़ाया गया 50% से अधिक हो गया ना, तो संसद को तो अधिकार है कि वो कानून को चेंज कर सकती है संविधान संशोधन की। अगर संविधान संशोधन न करती तो 15(6) वो लागू नहीं कर सकती थी, EWS का आरक्षण को लागू नहीं कर सकती। नोट कर लीजिए 15। अब एक एक उसमें नहीं कराएंगे, जो चौथा तो है उसको हम नहीं नोट कराएंगे, सीधे एक में लिखा देंगे। ठीक, 15 अनुच्छेद 15 हेडिंग पे डाल लीजिए, धर्म मूल वंश, धर्म मूल वंश जाति, जिसके पास डायरेक्ट है वो लेके आया करें। हो गया, या जाति, लिंग, जन्म स्थान पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब इनके आधार पे विभेद नहीं किया जाएगा, विभेद का प्रतिषेध। अब 15(1) लिखिए, ऐसे करके लिख लीजिए बस। अनुच्छेद 15(1) इसको पढ़ेंगे आप लोग, हम कैसे क्या पढ़ते हैं? अनुच्छेद 15 सब क्लास 1, जैसे आर्टिकल 15 सब क्लास 1। तो इसमें पहला है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध, यहाँ नागरिक की बात की गई है, देखिए किसी व्यक्ति की बात नहीं की गई है। अगर व्यक्ति लिख देता तो सबके लिए अधिकार हो जाता, विदेशियों को भी नागरिक हो गया। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट पढ़ते समय पूरी चीज को ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा वो गलती होगी लिखते समय फिर उल्टा हो जाएगा पूरा। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब दूसरे में देखिए क ख करके है, तो आप लोग एक ही में लिख लीजिए उसको, उतना पूरा डायरेक्ट लिखाएंगे तो बहुत टाइम भी जाएगा और हो नहीं पाएगा कि कोई नागरिक, दूसरा कोई नागरिक, यही चीज चारों चीजों लिख लीजिए, चारों पांचों, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, या इनमें से किसी के आधार पर
दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों। सार्वजनिक मनोरंजन का स्थान क्या हो गया? सिनेमा हो गया, कहीं मेला लगा है वो हो गया। मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के आधार पर प्रवेश को इन आधारों पर प्रतिबंधित नहीं करेगा। कौन से आधार के ऊपर लिखे हैं आप? और इसी में लिखिए 15 में, पूर्णतः या भागतः। कैसे लिखिएगा? भागता का मतलब कि कम, थोड़ा सा। हिंदी में पार्सली, जैसे अंग्रेजी में फ्लूट और पार्सली होता है थोड़ा, स्थिति हो सकते हैं। पूर्णतः या भागता राजनिधि से पोषित या राजनिधि से सहायता प्राप्त। राजनिधि से सहायता प्राप्त। कुआं होता है ना, कुआं। सड़क, कुआं, सड़क, तालाब, स्नान घाट, और आगे के सार्वजनिक समागम के स्थान। सार्वजनिक समागम के स्थान। सार्वजनिक समागम का स्थान क्या होता है? धार्मिक स्थल हो गया, कोई कम्युनिटी हॉल बना है, जैसे पार्क हो गया। सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग पर उपयुक्त आधारों पर रोक नहीं होगी। इसे इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा कि आपको किसी कोई पार्क है तो आप नहीं आ सकते। अब तीसरे में इसमें देखिए, तीसरा में एक लाइन है, बस नोट कर लीजिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है बार बार, स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने के लिए राज्य निवारित नहीं करेगा। इसमें लिख लीजिए, कोई बात राज्य को, ऐसे लिखिए, कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध, उपबंध का मतलब कि कानून या नियम, कुछ भी उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। एक निवारित शब्द ही लिख लीजिए, अगर आपको थोड़ा कठिन लगे तो, कोई विशेष उपबंध बनाने से रोकेगी नहीं। कोई विशेष उपबंध बनाने से रोकेगी नहीं। तो जितने एक बालकों से और स्त्रियों से संबंधित बनते हैं, कहाँ से आते हैं? सब 15(3) से आते हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है ना, घरेलू हिंसा अधिनियम, तो किसके हित की रक्षा के लिए? महिलाओं के ही ना। कहाँ से उसका मूल निकल रहा है? 15(3). पास्को एक्ट आया 2012 में, जो बच्चों के लिए है, उनको किसी प्रकार के शोषण और सब से बचाने के लिए। ये सब जो एक्ट है कहाँ से आए हैं? सब 15(3) ही उनका मूल आधार है। उसको अगर चुनौती दी जा सकती तो उसी में दी जा सकती। यहाँ प्रावधान किया गया कि अगर इनके कल्याण के लिए, इनके हित के लिए कानून बनाया जा रहा है, कोई रोकेगा नहीं। अब 16 देखिए, अरे वो 16 करा, सॉरी 15(4).
15(4) में सीधे केवल एक लाइन लिख लीजिए, क्योंकि इसमें पूरा लिखाने में ज़्यादा हो जा रहा है। इस अनुच्छेद की कोई बात हम 60 में लिखा दे रहे हैं, तो इसे थोड़ा छोड़ के, ये नहीं कि आप लोग किताब में जाके देखिए तो एकदम कहीं सर वो नहीं होगा, लेकिन जो अर्थ निकलेगा यही है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को शैक्षणिक का मतलब शैक्षिक रूप से शिक्षा, पिछड़े नागरिकों को के हो गया, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की, जैसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े में सब आ गए। जैसे यहाँ पे जो ओबीसी शब्द है वो यूज नहीं किया गया है किसी में, 15(4) में वो नहीं यूज किया गया, लेकिन SC ST जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शब्द यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग यूज नहीं किया गया। वहाँ क्या कहा गया है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, इसमें सब आ जाते हैं। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, इसमें SC ST OBC सब आ जाएंगे। तो कहाँ तक हुआ था? पिछड़े नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए पोस्टर में SC ST लिख लीजिएगा, आप लोग समझ जाएंगे तुरंत। वो आगे उन्नति के लिए या पोस्टर में SC ST अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी या रोकेगी नहीं। तो 15(4) क्या हो गया? मुख्य रूप से कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति के लिए कोई कानून अगर बनाना चाहता है गवर्नमेंट, तो बनाएगी, उसको कोई रोकेगा नहीं। और उसमें कौन कौन शामिल है? अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब। अब 5वां नोट करिए। पंद्रह 5 ऐसे करते जाएगा ना, 15 1 2 3 4 5। इस अनुच्छेद की कोई बात देखिए, इसमें मेन बात मुख्य बात की गई है क्या? इस अनुच्छेद की सुन लीजिए कि कोई बात SC ST सामाजिक रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक उत्थान के लिए, ये मतलब शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई कानून अगर बनाना चाहती है राज्य, तो बनाए, कोई रोक नहीं होती। इसी को बहुत लंबा लिखा गया है जैसे, तो यही ऐसे लिख लीजिए जिसे हम बोल रहे हैं कि आपको समझने के लिए रहे यहाँ 5 क्या है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के नागरिकों, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के नागरिकों के सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति या जनजाति, अनुसूचित जनजाति के उन्नति के लिए, उन्नति का मतलब कि उनके कल्याण भलाई के लिए होता है, उन्नति के लिए उनके
शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है। उनके शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है। इस पर अगर लिख लिए, इस पे किसी कानून को प्रवेश से संबंधित है, इस पर कोई विधि बनाने से, विशेष विधि बनाने से रोका नहीं जाएगा या निवारित नहीं किया जाएगा। कोई विशेष विधि बनाने से रोका नहीं जाएगा या निवारित नहीं किया जाएगा। इसकी भाषा में क्या हो, निवारित नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ने में वो लगे। इसी के आधार पर शैक्षिक संस्थानों में अर्चर दिया गया 15.5। अब लास्ट में आ गया EWS। इनको सेम चीज क्या है जो 5 में थी, उसमें सामाजिक रूप से पिछड़ा शब्द यूज था और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसमें क्या शब्द है, आर्थिक रूप से कमजोर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर। इसमें नोट कर लीजिए, इसको बड़ा लिखा देखिए। इसमें नोट करिए, आर्थिक रूप से नहीं, ऐसे लिखिए, रुक जाइए। खंड 4 और 5, खंड 4 और 5 जो ऊपर किया गया उसकी बात है, वो भी जोड़ लीजिए। खंड 4 और 5 से भिन्न नागरिकों के, भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर भाग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध, आर्थिक रूप से कमजोर भाग की उन्नति के लिए विशेष उपबंध। ठीक, इसमें कौन सा विशेष उपबंध हुआ है, यही 10%, यही नीचे दिया गया, व्याख्या की गई है। ठीक, उसको हम लिखवा नहीं रहे, बता दिया, आप लोग जान रहे हैं ना कि उनको 10% दिया जाएगा, कुल सीटों का 10%। और ये सब इसलिए लिखाया खंड 4 और 5 क्योंकि इन लोगों को ये आरक्षण नहीं मिलेगा, इसीलिए लिखा गया है कि वर्णित वर्गों से भिन्न। जैसे कोई चाहे कि अभी जो नया डिसीजन आया था, क्या आया था, जैसे कहीं कहीं इस समय मेरिट जो है, अभी जब पुलिस का बहुत लोग नहीं होते हैं, बना सर्टिफिकेट और है, तो इसकी मेरिट जो है अन्य वर्गों से कम चली जा रही है। EWS की जो मेरिट है कहीं कहीं बहुत कम चली जा रही है। तो इसमें कुछ लोगों ने, जैसे OBC और ST के वर्ग के लोगों ने मांग किया कि हम भी इसमें फॉर्म डाल लें। ये हुआ कि नहीं, आप नहीं डाल सकते। जो अभी नया डिसीजन आया यही आया है कि आपको कहीं एक आरक्षण मिल रहा है तो आप नहीं डाल सकते। और फिर इन वर्गों ने अपना पक्ष रखा कि नहीं, हम उसको छोड़ दें, हम इसी में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी कई जगह मेरिट कम जा रही है, लेकिन ये लागू नहीं किया गया। इसीलिए मैं लिखवाया हूँ, क्या लिखवाया हूँ, खंड 4 और 5 के वर्णित वर्गों से भिन्न इन लोगों को ये इसमें नहीं रहेंगे, ये अलग रहेंगे। और इस पे एक रिट अभी भी पड़ी है मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट में, मध्य प्रदेश स्टेट से पड़ी है। जैसे ये यहाँ 27% एसटी में कितना है, 21 है ना, एसटी 2% ये ना, ये कम है। तो ये कई स्टेट में ज़्यादा है, जैसे यहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये 10% है EWS, इसको ये वर्ग इसमें शामिल नहीं
पिछड़े हैं, ओबीसी में और एसटी के लोग भी जो उस कैटेगरिया में नहीं है, 8 लाख तक आय नहीं है, इसी आधार पे तो उसमें तो नहीं माना गया कि नहीं आपको वहाँ नहीं जा सकते। इसी आधार पर 103वां संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको उच्चतम न्यायालय ने वैध घोषित किया। अभी इस आधार पे एक और रेट पड़ी है जो सुनवाई हो, तो कोई एससी और एसटी का व्यक्ति अगर चाहे कि हम इसमें छोड़ के अपना उसमें शामिल हो जाए, उसमें नहीं जाएगा। ये 10% जो EWS का आरक्षण है, इसमें वही लोग पाएंगे जो कहीं से भी आरक्षण से आच्छादित नहीं होते हैं। सर रिजर्वेशन 15 और 7.5 का है ना? क्या 15 और 7.5? नहीं तो कहीं वो 21 है, 15 साल यहाँ पे यूपी में ना। एक एसटी का कितना है? 21% है। देखिए सब मिला के 4.5% है। नहीं तो कहीं कहीं ये 2% ही है उनका, यहाँ तो 15 ही है, वो मतलब हो गया होगा। देखिए 15 है, एसटी का 7 नहीं है, कम बचा है, 7.5 ही है। हाँ तो वो कुल मिला के मतलब 49 से कम है। हाँ 21 नहीं था वो, 15 साथ ही मान लीजिए, 15 7.5 कितना हो गया? 22.5, 27 से 4.5। ये था नियम, क्या था इंदिरा साहनी केस में कि 50% से हमेशा कम रहेगा। उसको किसी उसको न वो करने के लिए कि मतलब वो जो प्रावधान है उसका प्रभाव कम करने के लिए संविधान संशोधन किया गया, 103वां संविधान संशोधन, 10% और बढ़ा दिया गया। इसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया कि ये जो सीटें हैं उसके अतिरिक्त अब कितना हो गया? 60%। ये हो गया 15 पूरा। अब 15 में एक चीज इसमें और जोड़ी गई, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर कल कोई पूछ रही थी बच्ची कि क्रीमी लेयर क्या है, तो जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया उसमें क्रीमी लेयर जोड़ा गया कि ऊपरी परत जो है, मतलब जो ज़्यादा धनी है ओबीसी की, इसकी सीमा बार बार घटाई बढ़ाती रहती है। पहले आया था जब तो 4 लाख थी, 4.5 लाख, फिर बढ़ा दी गई, वर्तमान में 6 लाख कर दी गई है। अभी इस समय 8 लाख शायद हो गई, 8 लाख का प्रस्ताव था, 6 लाख ही अभी। हाँ तो 6 है तो इसकी 8 लाख की मांग की जा रही है कि जब EWS की वहाँ पे कमजोर हो जा रहे हैं तो यहाँ पे इनका भी 8 लाख कर दिया जाए। जैसे 8 लाख कर दिया जाएगा तो बहुत से और नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो भी आ जाएंगे। क्रीमी लेयर में देखिए इसमें बहुत सही डिफाइन नहीं कर पाया है क्या क्या है। जैसे क्रीमी लेयर में भी मांग लिया गया है कि जो संसद के सदस्य होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन लोगों के बाल का मतलब बच्चे, और गवर्नमेंट में एक क्लास 1 क्लास के सर्विस उनके बच्चे, और सेना में कर्नल से ऊपर जो हैं उनके बच्चे। इसमें डॉक्टर इंजीनियर को भी जोड़ दिया गया है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर जो हैं अधिवक्ता, इसमें कंफ्यूजन है। बहुत से डॉक्टर इंजीनियर हैं जो बहुत कम कमाई होती है, दिन भर बैठे रह जाएं। बहुत से वकील आपको मिलेंगे महीने में 10,000 भी नहीं कमा पाते। अब बहुत से ऐसे हैं एक दिन में लाखों कमा रहे हैं। एक दिन में बहुत से आपको मिलेंगे कि लाखों कमा रहे हैं। उनके तो आप सैलरी को फिक्स नहीं कर सकते ना। जो गवर्नमेंट जॉब में है उसकी तो हम फिक्स कर दे रहे हैं कि उनका जान रहे हैं कितना % पा रहे हैं, महीना इतना है, इनका वेतन इतना है। इनको भी शामिल किया गया है। और व्यापार उद्योग में जो लगे हैं इनकी भी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, जो बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं वो क्रिमिनल लेयर में चले जाएंगे, लेकिन बहुत से व्यापारी हैं, छोटे बड़े व्यापारी भी हैं। अगर शुरुआत है तो शुरू में बैठे ही हैं। एक क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया। इन लोग केवल क्रीमी लेयर किसमें है? ओबीसी में। देखेंगे अब फॉर्म भरते हो तो ओबीसी के लोग NCL करके आता है, NCL नॉन क्रीमी लेयर। बहुत से वैकेंसियों में
ओबीसी कितना आएगा, क्रेडेंशियल आता है ना, क्रीमी लेयर। अगर आप उसमें आ जाते हैं क्रीमी लेयर वाले में, तो आपको अक्षर कला नहीं मिलेगा। और ये सब किस केस में पूरा डिफाइन किया गया था? इंदिरा साहनी केस। आप लोगों को किसी बुक में ले लीजिए, आपको पूरा आंकड़ा इसका मिल जाएगा, क्या क्या है। ठीक। फिर आर्थिक रूप से कमजोर वाला 2019 में हो गया। इस समय वर्तमान में आय कितनी होनी चाहिए उसकी? 8 लाख है कि 6 लाख? हाँ, 8 लाख। और एक साल के लिए यही बनता है ना, जो लोग बनवाए होंगे जानते होंगे, एक साल के लिए यही बनता है। क्यों इसमें ऐसा क्यों किया गया? उधर एससी और ओबीसी का ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि ये आय के आधार पर है, आय घटती बढ़ती रहती है। आय के आधार पर है ना, ये आर्थिक आधार पर है। तो आय हो सकता है कि इस साल कम है आपके, अगले साल ज़्यादा हो जाए, या इस साल ज़्यादा है आपका नहीं है, अगले साल घट जाए। तो ये आय के आधार पर इसलिए इसकी समय सीमा निर्धारित कर दी गई। अब 16 हम लोग पढ़ेंगे लोक नियोजन के विषय में, औसत की क्षमता। वो जो नौकरियों में आरक्षण है उसका तो प्रावधान किया गया है, पदोन्नति में और सब। इसमें देखिए बहुत सी केस हैं, हम केस को इसमें नहीं हो किए हैं, केस डालेंगे तो फिर आप लोगों का बढ़ता जाएगा। एक मेन केस याद रखिएगा, इंदिरा साहनीवाद और ओबीसी का आरक्षण जो उसमें लागू हुआ था 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का, वो केस थी अशोक ठाकुर वाद। वो ही कम पुष्टि है, लेकिन याद रखिएगा अशोक ठाकुर का नाम बिहार राज्य उसके थ्रू। लेकिन इसकी मूल केस कौन है? इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस को आरक्षणवाद ही कहा जाता है। इसमें पूरा गाइडलाइन निर्धारित की गई। इंदिरा साहनीवाद में ही कहा गया था कि आरक्षण 49.5% से अधिक 50 से नहीं होना चाहिए। और कई स्टेट हैं जहाँ पे अभी भी 60-70% है, वो अपना अमेंडमेंट करके कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 67% आरक्षण है पहले से ही, सबसे ज़्यादा वहीं पे है। आप कुछ जगहों पर जैसे जन्म स्थान के आधार पर विभेद कर दे रहे हैं, जैसे वैकेंसी आ रही है, कर रहे हैं अदर के लोग फॉर्म नहीं डाल पाएंगे अदर स्टेट के, तो कैसा हो जा रहा है? जन्म स्थान के आधार पर विभेद हो जा रहा है। जैसे अभी बिहार में आई थी टीचिंग की वैकेंसी, पहले उसमें केवल बाहरियों को लागू नहीं किया गया था ना, अब तो कर लिया गया। लेकिन कुछ ऐसा नियम, कुछ विभागों का ऐसा नियम है कि वो रोक सकती हैं। जैसे बेसिक में यूपी में भी बाहर के लोग नहीं आते हैं। कुछ चीज़ों में ऐसा है कि उनका डोमिसाइल किया जा सकता है, लेकिन जो राज्य स्तरीय सेवाएं हैं उनमें ऐसा नियम आप लागू नहीं कर सकते। हाँ, करते क्या है उसमें, अदर के लोग ठीक है पूरी वैकेंसी में नहीं भरेगा, अदर 10% लोगों को भरेंगे, ये करते हैं। लेकिन उसका कोई रूल नहीं बनाते हैं, अंदर से ही कर दिए। बाहरी लोगों को इंटरव्यू में नंबर कम दे दिए, सब कुछ कर दिए, आप इंटरव्यू में कम कर दिए। जैसे बिहार में क्या है, आपको इंटरव्यू 35% मार्क्स पाना जरूरी है। आप कितना हो मेरिट में, इससे कम दे दिए, 100 नंबर का इंटरव्यू है, आपको 34 दे दिया, आप बहुत टॉप कर रहे हैं। मेरिट क्या रही है टोटल, मान लीजिए 500 का है तो उसमें टोटल मेरिट जा रही है 250, अब 270 नहीं हो पाएगा क्योंकि आप आपको यहाँ फेल कर जाएगा। मिनिमम जहाँ निर्धारित होता है वहाँ पे भेदभाव होता है। जैसे राजस्थान में वहाँ भी इंटरव्यू है तो वहाँ मिनिमम अंक है कि आपको 20% पाना ही है, आपको एक नंबर कम दे देंगे। आप रिटेन में भले आप टॉप किए लेकिन इंटरव्यू फेल हो गए तो बाहर। और यूपी वाले ऐसा नहीं करते। यूपी में इतनी कुछ फाइट है कि बाहर के लोग कहाँ आएंगे, आ रहे हैं। वैसे आने को आते हैं, बीसीएस में तमाम लोग करते हैं,
लेकिन और चीज़ों में जितना यूपी के लोग जाते हैं पेपर देने दूसरे जगहों पे, यूपी बिहार, और लोग नहीं मिलेंगे। आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जाइए और दूसरे स्टेट में जब इतना भेदभाव नहीं होता था क्षेत्रीयता के आधार पे, तो यूपी बिहार के लोग ही भरे। पहले तो इतना एक बार प्रॉब्लम हुई थी कि यूपी बिहार के लोग पेपर देने जाते थे वहाँ महाराष्ट्र में, वहाँ ये लोकल जो थे वो मारपीट करते थे इनके साथ, पेपर नहीं देने देते थे। कई वहाँ पार्टियाँ हैं जो नाम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, वो क्या करती थी, कहती थी कि हम बस हमारे लोगों के लिए, बाहरी लोगों को नहीं आना। इस तरह के सब क्या हो गया, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ही तो हो जा रहा है, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से नहीं हो रहा है ना, व्यवहारिक रूप से कर दे रहे हैं। इन चीज़ों को नहीं लिया जाएगा। अब हम 16 पढ़ेंगे आगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, पढ़िएगा, जब मत कर दीजिएगा, जब पढ़ेंगे तब तो कंफ्यूजन होगा।